दोस्तों, इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पर चर्चा करने के लिए। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को शिव उत्तर ने बता दिया कि बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे युवा चेहरा, जिसे सबसे अधिक लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, 41% बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम बने, नीतीश कुमार सीएम नहीं बने। लेकिन इतना होने के बावजूद क्या तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे? क्या राज्यपाल के सामने वो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी का शपथ ले पाएंगे? इस पर संशय है दोस्तों, और इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। देखिए, कैलकुलेशन हमें समझना होगा। बिहार की राजनीति दोस्तों चलती है जाति पर, धर्म पर, समुदाय पर। हालांकि वो बंधन अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। युवा तबका, जो नौजवान फोर्स है, वो तेजस्वी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा तबका है जो इन दिनों खासा नाराज है राष्ट्रीय जनता दल से। देखिए दोस्तों, कल ईद उल फित्र था, पूरा देश मनाया, बिहार में भी मनाया गया। और मुसलमानों के साथ बिहार में जो अन्याय लगातार हो रहा है, अब देखिए ना, इमारत सरिया पर हमला हो गया। इमारत सरिया पर आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है जब हमला हुआ है, और इस पर आरजेडी की चुप्पी। मुसलमानों को कौन रहा है? मुसलमान ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आखिर वो लालू प्रसाद यादव जिनको जमाने से हम वोट करते आए, कहाँ गायब है? वक्फ बोर्ड पर एक दिन का प्रदर्शन हुआ, फिर सब गायब हो गए। अब आज तो खबर आ रही है कि वक्फ बोर्ड पर इंडिया गठबंधन के भी कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी को समर्थन करने जा रहे हैं। कांग्रेस को छोड़कर दोस्तों, कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसे मझधार में बिहार में पड़ी हुई है, क्योंकि बिहार की चर्चा ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस साल यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस है। अब देखिए, आरजेडी का जहां तक गुणागणित है, आप अगर बिहार को दोस्तों क्षेत्र में बांटिएगा, मतलब तिरहुत कह लीजिए, तिरहुत का जो इलाका हुआ, आप मिथिलांचल कह लीजिए, आप कोसी और सीमांचल को पकड़ लीजिए, आप आंध्र प्रदेश को पकड़ लीजिए, भागलपुर बागा का जो इलाका है, कटिहार भी उसमें आ जाता है, आप शाहाबाद पकड़ लीजिए, आप मगध डिवीजन पकड़ लीजिए। इस तरह दोस्तों अगर बिहार को हम बांटेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो क्या कैलकुलेशन निकलकर सामने आता है? देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आरजेडी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अब देखिए ना, शाहाबाद के अगर हम कैलकुलेशन को समझें, 2020 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटों में 19 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी, 19 सीट। और इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा कारण सिर्फ अकेले महागठबंधन नहीं, बल्कि जो वाम दल है, देखिए वाम का जो वोट कैडर है वो बड़ा मजबूत है। और इस बार जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, इसमें आरा और काराकाट जो लेफ्ट की पार्टियां जीती हैं, उसके बाद मनोबल बड़ा टाइट है, मनोबल जो होता है। अब देखिए ना, राजाराम सिंह कुशवाहा काराकाट से जीत गए और सुदामा प्रसाद जीत गए आरा से। तो ये पूरा बेल्ट जो 22-24 सीटों का जो एक बेल्ट है, यहां पर आरजेडी पक्के तौर पर इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, ये बात स्पष्ट समझ में आती है। अब मगध देख लीजिए, वहां पर भी छिटपुट फाइट में आरजेडी रहती है। अब जहानाबाद पकड़ लीजिए, गया पकड़ लीजिए, तो इन जगहों पर अच्छा होल्ड माना जाता है। अब वही नालंदा चले जाइए तो वहां पर कमजोर पड़ जाती है आरजेडी। आप चंपारण चले जाइए, वहां पर कमजोर पड़ जाती है आरजेडी। मिथिलांचल में तो बहुत कमजोर है आरजेडी, लेकिन सारण प्रमंडल, गोपालगंज का जो इलाका है, वहां मजबूत फाइट देती है आरजेडी। तो क्षेत्र के अनुसार जो है ना, वो पार्टियां अपना परफॉर्मेंस करती हैं। अब क्षेत्र की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में चर्चा हम सीमांचल और कोसी पर करने जा रहे हैं। हम तिरहुत की चर्चा करेंगे, हम मधुबन की बात करेंगे, हम ढाका विधानसभा की बात करेंगे, हम चिरैया विधानसभा की बात करेंगे जो चंपारण में पड़ता है, हम सीतामढ़ी की बात करेंगे, हम रीवा की बात करेंगे। तो ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आरजेडी के लिए सीट निकाल पाना इतना आसान नहीं है। आप सीमांचल चले जाइए, 24 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 24 विधानसभा सीट, और 6 पूर्णिया में, 6 अररिया में, 6 किशनगंज में, इस तरीके से 6 कटिहार में। ये जो 24 विधानसभा सीटें हैं, अब 2020 का जरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो चुनाव परिणाम है आप जाकर देखिए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक सीट ठाकुरगंज ही एकमात्र सीट रही जहां से मोहम्मद साउद आलम जो है वो आरजेडी से जीत पाए। 23 सीटों पर आरजेडी का कोई विधायक नहीं है, 24 में एक सीट है आरजेडी के पास, सीमांचल की मैं बात कर रहा हूं। तो आप उस आकलन को, उस आंकड़े पर जाइए तो बड़ा स्पष्ट है कि आरजेडी के लिए इतनी भी आसान इस बार का चुनाव नहीं है, राहें उतनी आसान नहीं है जितना दिखता है। अब ऐसे में एक नया गठबंधन बनने की भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि थर्ड फ्रंट बनेगा, कांग्रेस, बसपा, आजाद समाज पार्टी और AIMIM का एक गठबंधन बन सकता है। अब दोस्तों अगर ये गठबंधन बिहार में बन गया
तो आप नोट कर लीजिए इस बात को, आंकड़े हैं इसके, पूरे डेटा है इस पर, आप खुद भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। मुस्लिम वोट पूरी तरीके से आरजेडी से कट जाएगा। जहां पर कांग्रेस और एआईएमआईएम का गठबंधन रहेगा वहां पर पूरी तरीके से मुस्लिम वोट जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, जो विधेयक इस बार आने वाला है लोकसभा में, और उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो पारित भी कर लिया जाएगा। मुसलमानों में नाराजगी चिराग और जदयू को लेकर है, लेकिन उससे अधिक नाराजगी राजद को लेकर है। जी हां दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी अगर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करती है और कांग्रेस पार्टी को अपने साथ रखने में सफल हो जाती है, मतलब 7 चुनाव लड़ती है। अब देखिए ना, अगर आप कांग्रेस पार्टी का गुणागणित समझिए तो 70 सीटों की मांग है। अगर उसे एडजस्ट करने का प्रयास किया जाए, तेजस्वी यादव करते हैं और एडजस्ट हो जाती है वो पार्टी, तो कांग्रेस साथ में लड़ेगी। अगर 20-25 सीट पर एआईएमआईएम को अपने साथ रखा जा सके, यानी आरजेडी के साथ रखा जा सके, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि 100% मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी के साथ जाएगा। 100% मुस्लिम वोट जो है, आप देखिए ना, पिछले विधानसभा में ही दोस्तों मुझे याद है सीमांचल में 5 सीटें अवैसी जी की पार्टी जीत गई थी, असदुद्दीन अवैसी की, 4 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो वहां तो अच्छा होल्ड है, बहुत जबरदस्त होल्ड है इन पार्टियों का, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर अगर एआईएमआईएम इतना सा परफॉर्म कर ले रही है, तो इस बार तो दोस्तों मुसलमान गुस्से में है बिहार में को लेकर, बहुत मसला है। और देखिए एक बात आपको हम यहां पर और नोट करा देते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 2 ही फैक्टर बना था दोस्तों, पहला कांग्रेस और दूसरा एआईएमआईएम। अरविंद केजरीवाल ने सीएनआरसी पर जो काम किया था, जब धारा 370 हटाया गया था, उस पर जो उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, बड़ा भारी पड़ा था उनको। कांग्रेस पार्टी को कम आंकना, एआईएमआईएम को कम आंकना, अरविंद केजरीवाल को सत्ता से साफ कर दिया, खत्म हो गया अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। तो दोस्तों एक जो नया गठबंधन बनने की चर्चा चल रही है और बड़ी जोर शोर से चल रही है, इस मुगालते में आप मत रहिएगा कि जो समीकरण अभी दिख रहा है यही समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। एनडीए के अंदर भी कई खेल हो सकते हैं, ये भी चर्चा है। हमने कल ही खबर आपको करके बताया कि एक नया समीकरण एनडीए के अंदर बनने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, अब आते हैं तेजस्वी यादव पर दोस्तों। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जिस राजद में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये वो पैटर्न नहीं है जिस पर लालू यादव काम किया करते थे। लालू यादव को सत्ता का समीकरण पता था, लालू यादव को पता था कि ऑल इंडिया मतलब किन किन पार्टियों को साथ रखेंगे तो सत्ता हमें मिल सकता है। अब दोस्तों अगर बसपा, जो कन्हैया का यात्रा चल रहा है, उसमें दलित वोट जुट रहा है, अगर बसपा उसके साथ जुड़ जाए, आजाद समाज पार्टी जुड़ जाए, तो दलित वोट का भी बड़ा खेल हो जाए वो बिहार में हो सकता है। अब इसका नुकसान दोनों को होगा, आरजेडी को भी होगा और एनडीए गठबंधन को भी होगा। लेकिन चूंकि चर्चा हम तेजस्वी पर कर रहे हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव का, अब देखिए ना, तेजस्वी यादव अभी इतना बड़ा यात्रा किए बिहार में, जनसंपर्क यात्रा, जनसंवाद यात्रा, जो अपने कार्यकर्ताओं से मिले, कहीं भी दोस्तों ना लेफ्ट दिखी ना कांग्रेस दिखी, मतलब गठबंधन को दिखा ही नहीं। तो एकला चलो की राह पर तेजस्वी जो चल रहे हैं वो सबसे बड़ा बाधक बन सकता है उनके मुख्यमंत्री, उनके और उनके मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा वही बनेगा। मैंने कई क्षेत्रों का बात किया दोस्तों। अब देखिए ना, शिवहर का आप चर्चा कर लीजिए। शिवहर में अगर आप जाइएगा, जो तिरहुत का इलाका है, वहां पर एआईएमआईएम के भी एक बड़ा मजबूत लीडर उभरे हैं। वहां से पूर्व सांसद रहे हैं सीताराम सिंह, उनके जो छोटे वाले बेटे हैं राणा रणजीत सिंह, मतलब इतना क्रेज है उनका उस इलाके में। मैं लोकसभा चुनाव में गया भी था, वो लड़े भी थे शिवहर से, हालांकि जीत नहीं पाए, बहुत कम वोट आया। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि बीते 6 महीने में जिस तरह ग्राफ उनका उठा है, मुसलमानों के बीच जिस तरह उनका लोकप्रियता बढ़ा है, मतलब एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। राणा रणजीत सिंह की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आप खुद आकलन कर लीजिए दोस्तों कि अगर इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बिहार में बनता है, जहां आरजेडी होती है, जहां कांग्रेस होती है, जहां एआईएमआईएम होती है, जहां लेफ्ट होती है, तो ये इतना तगड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है कि बिहार में, और देखिए नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी एनडीए को भारी पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट हटक गया, एक तरफ जहां नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकता है एनडीए पर, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट अगर छटकता है आरजेडी से और वो जाता है कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ, तो वो बहुत भारी पड़ सकता है आरजेडी को, बिल्कुल। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन ये चूंकि एक समीकरण की बात होती है, बिहार में अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग तरीके से वहां पर राजनीति होती है। अब मधेपुरा और मिथिलांचल की बात कीजिए तो वहां के यादव जो है वो जेडीयू बीजेपी को वोट कर देते हैं, वो हिंदुत्व के नाम पे वोट करते हैं। वही आप आरा बक्सर का रूट पकड़ लीजिए, आप मगध की बात कर लीजिए, आप सारण चले जाइए तो वहां के जो यादव है वो आरजेडी को वोट कर देते हैं।
सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर। तो उस सारे समीकरण को देखिए, जब तक सीमांचल और मिथिलांचल को तेजस्वी नहीं साधेंगे, वहां के मुसलमानों को नहीं साधेंगे, बिहार फतह कर पाना तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।